है। अब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम क्या होती है। अब हम बात किसी कर रहे हैं, पर्सनल इनकम क्या होती है। ये सामने स्क्रीन दिखा रखे, मैं इसको एग्जाम, पहला वर्ड है पर्सनल इनकम। पहला वर्ड है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बारे में क्या लिखता है देखिए, इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ एंटरप्राइजेस एंड टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम प्राइवेट इनकम एज दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पे देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है पर्सनल इनकम और दूसरा उसने बोला है प्राइवेट इनकम। इन दोनों को मैं एलोबरेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। प्राइवेट इनकम क्या होती है पहले ये देखिए आप। प्राइवेट इनकम का मतलब है एक तरह से जो एंटरप्राइजेस होते हैं, उस एंटरप्राइजेस की होने वाली इनकम होती है प्राइवेट इनकम, ठीक है। अब उसमें से अगर उस इनकम में कोई भी आपका ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को जाना है, जो किसको जाना है, पार्टनर्स को जाना है, किसी कॉरपोरेट को जाना है, और जितनी अर्निंग आप फॉरेन कंपनीज को जानी है, और जो आपने टैक्सेस देने हैं, ये 1 2 3 4 5 एस्पेक्ट आ गए। जो प्रॉफिट आपने अभी बांटना है वो, जो कंपनियों का प्रॉफिट है वो, जो फॉरेन कंपनी है उन कंपनियों को होने वाली इनकम सारी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, रिटेन्ड करनी पड़ती है। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, मैं जो 20% लिख रहा हूं ये केवल टेंटेटिव लिख रहा हूं, बहुत एग्जैक्ट आंसर आप गूगल में देख सकते हैं कि कितने परसेंट इनकम आप डिस्पोज कर ही नहीं सकते। इन सब को अगर प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दें तो पर्सनल इनकम बनती है, यानी एक बंदे की कंपनी। अब कैसे, मान लिया मैंने एक कंपनी खोल ली, उस कंपनी में 20 पार्टनर हैं, तो वो 20 पार्टनर के जो शेयरिंग प्रॉफिट्स होंगे वो हटाने पड़ेंगे मेरे को। उसके अलावा जो मेरी कंपनी के साथ कुछ कॉरपोरेट के प्रॉफिट्स हैं वो हटाने पड़ेंगे। अगर मैं फॉरेन कंपनी हूं तो मुझे कुछ ना कुछ खर्च नहीं कर सकता मैं वो, और गवर्नमेंट को टैक्स देने हैं, वो सब एडजस्टमेंट करेंगे तो मेरी वो इनकम हो जाएगी पर्सनल, यानी मिस्टर एबीसी की इनकम, मिस्टर एबीसी की इनकम। और मिस्टर जो एबीसी की इनकम है उस इनकम में से कुछ और एडजस्टमेंट कर दूं तो मेरी बन जाएगी डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके खाते में जो है 60,000 क्रेडिट होता है। 60,000 क्रेडिट उसकी पर्सनल इनकम है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स देने के बाद क्रेडिट हो रही है, लेकिन वो डिस्पोजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके खाते में 60,000 रुपए आए, बैंक ने अगले दिन जो है 18,000 की ईएमआई काट ली हाउसिंग लोन की। अगर 18,000 की ईएमआई काट ली गई तो वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो डिस्पोजेबल कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो अब हम वो चीजें निकालते हैं जो चीज आप डिस्पोज कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब और आते हैं आगे। 18,000 बैंक ने काट लिए, फिर बचे आपके पास 42,000। उस 42,000 में आपको बच्चे की फीस देनी है, आपको मकान का किराया देना है, आपको कोई सिक्योरिटी के टैक्सेस देने हैं, हाउस टैक्स देना है। ये सारे खर्चे जब हम हटा देते हैं तो हमारी पीडीआई बनती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए थ्योरेटिकली कैसे समझाया गया उसमें, देखिए लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम पर्सनल इनकम दैट इज अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल फॉर एक्चुअल कंजम्पशन। सारे खर्चे दे दिए, तब जो पैसा बचेगा उसी से तो बाजार से कुछ खरीद के लाओगे आप। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, देखो पर्सनल इनकम में से
आपके टैक्सेस, अब ये डायरेक्ट टैक्सेस और फाइन्स, फीस, गवर्नमेंट रिसीट, ये सारी चीजें जब हटाते हैं तभी आपकी डिस्पोजेबल इनकम बनती है। और वो डिस्पोजेबल इनकम आप अपने मन से खर्च करते हैं, या यूं कहिए कि आप जो कपड़े लेने जाते हैं बाजार से, आप जो डिनर करने जाते हैं, आप फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जो खरीदते हैं, वही आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब आया प्राइवेट इनकम का एलोरेशन। अब देखिए प्राइवेट इनकम क्या होती है। प्राइवेट इनकम में बोला नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम हमने पहले ही आपको क्लियर किया था, एनएनपी माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइज। यानी पूरे कंट्री की जो इनकम है, उस इनकम में से आप सारे जो प्रॉपर्टी का मतलब है मशीनरी से होने वाली इनकम, बिजनेस से होने वाली इनकम, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइज है उनसे होने वाली इनकम को माइनस कर दीजिए। उसके बाद सेविंग ऑन नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो बचतें हैं उनको भी हटा दीजिए। और आगे देखिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहां कितनी इंटरेस्टिंग बात आ गई। यानी जो आप इंटरेस्ट देते हैं फॉरेन कंट्री को, किसको, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से कुछ आ गया वो भी आपकी इनकम है, क्योंकि जो आपके जो सिटीजन्स बाहर से, इसके साथ ही क्या है कि जो बाहर से लोग आपके पैसा भेजते हैं वो भी, तो ये मिला के प्राइवेट इनकम कहलाती है। और प्राइवेट इनकम में जब आप ये चार चीजें एडजस्ट कर देते हैं, ये इन चीजों के एडजस्टमेंट के बाद बनती है पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम से क्या बनती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट उसने पूछा, मिक्स इनकम क्या है। मिक्स इनकम में बोला हुआ है कि जो लेबर की इनकम है प्लस प्रॉपर्टी, यानी जो मेहनत से इनकम होती है वो, प्लस जो आपकी प्रॉपर्टी, मशीनरी, बिल्डिंग, इनसे इनकम हो रही, वो दोनों मिला लेंगे तो क्या बनेगी, रियल एनएनपी क्या होती है। अब एक चीज और क्लियर हो जाती है यहां पे, देखो व्हाट इज नॉमिनल और व्हाट इज रियल इनकम। अगला कॉन्सेप्ट आ गया नॉमिनल। नॉमिनल इनकम होती है कि जैसे मैं अभी इस ईयर का 2019 का और 2020 का डेटा ऐड कर लेता हूं। मैंने एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम ऐड करे, मेरा आ गया 15 करोड़, और इधर आ गया मेरा 19 करोड़। तो अगर मैं कहूं कि मेरी जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम जो है वो है 15 करोड़ फॉर द ईयर 19 में, 19 करोड़ इन द ईयर 20 में, ठीक है। नॉमिनल का मतलब होता है करंट प्राइस। क्या होता है, करंट प्राइस। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको पता है 2019 में हमारा जो ओनियन का प्राइस है, प्याज का प्राइस है, वो प्याज का प्राइसेस 200 रुपीज जो है पर केजी तक पहुंच गया था। अब 200 रुपये पर केजी, अगर मैं कहूं कि मेरा कंट्री केवल प्याज ही ग्रो करता है और उसके रेट इस बार 200 हो गए, जबकि आमतौर पर वो 20, 30, 40 रुपए किलो बिकता है, तो क्या मैं अपने इस प्रोडक्शन का मल्टीप्लाई इस 200 से करता हूं, तो जो वैल्यू आती है मेरे पास, वो वैल्यू मेरी नॉमिनल इनकम है। वो क्या है, मेरी नॉमिनल इनकम। तो मैंने ये निकाल लिया भाई। अब व्हाट इज रियल इनकम, यहां समझ लीजिए।
रियल इनकम का मतलब है कि आपको ये जो प्याज के प्राइस है ये किसी बैक ईयर पे ले जाने हैं। कहां ले आने हैं? बैक ईयर पे, बैक ईयर। और ये जो बैक ईयर है, दिस बैक ईयर इज नोन एज बेस ईयर। यहां एक क्वेश्चन थ्योरी का पक्का हो रहा है। बेस ईयर, बेस ईयर वो होता है जब गवर्नमेंट कहती है कोई एक ऐसा ईयर जिस ईयर में अधिकतर कमोडिटीज के प्राइसेस कांस्टेंट से रहे हों, रीजनेबल रहे हों, उस ईयर को बेस ईयर कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्राइस थे आपके, ये 2009 के नॉमिनल इनकम पे प्राइस थे, ये अगर मैं इसको बैक ले जाऊं, यहाँ पीछे, तो बैक ले जाऊंगा, तो यही प्राइस जो 15 करोड़ के हैं वो पीछे हो सकता है हो जाए 11 करोड़ के। क्यों हो जाएं? क्योंकि जो मैं 200 रुपए का प्याज के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, उसको मैं अब कैलकुलेट करूंगा 30 रुपी पर केजी। सामने स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। 11-12 The present base year for gross domestic product is 2011 and 12. The exercise of base year revision of national accounts is guided by the ACNAS, comprising expert from the, जिसमें सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट, एकेडमिशियन और आरबीआई होता है, उनके एक्सपर्ट इसको वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है। ये जो 11-12 है, ये जो 11-12 दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये 11-12, इस 11-12 की कहानी लिखी है। स्टेट पैनल हैज रिकमेंडेड 2021 एज जीडीपी बेस ईयर। इस न्यूज़ को खोलते हैं हम, जरा देखिए। 28 नवंबर को ये न्यूज़ आ रही है। द एक्सरसाइज, स्टेट पैनल हैज रिकमेंडेड 2020 as GDP base year. It was recommended to the ministry to consider 20 the next base year for national income. Rao Inderjeet Singh, Ministry of State और ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे। बेस ईयर चेंज करने से क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे इंपैक्ट ये आएगा कि जो ये फिगर बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देगी कि बेस ईयर चेंज करने से जीडीपी की फिगर बड़ी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि नए नए सालों में जब हम न्यू ईयर्स में आते हैं तो हर चीज़ों के प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो 11-12 से आगे हट करके अब जो है कहाँ पहुँच रहे हैं? पहले 4-5 थी, फिर 11-12 हुई, फिर 17-18 की बात हुई थी। अभी ये वो कर रहे हैं रिकमेंडेशन की क्या करें, हम इसको 20-21 कर दें। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब जरा बुक में देख लेते हैं कि रियल इनकम की बात आ रही थी और उसकी बात आई थी। रियल इनकम कैसे निकालते हैं, और इसका जो है रियल इनकम निकालने का जो है क्वेश्चन जो है आपके में पूछा जाता है। देखिए, यहां मैं बात कर रहा हूं, ये है रियल एनएनपी। कैसे निकलता है ये न्यूमेरिकल्स में आता है, देख लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको अपनी प्राइसेस को बैक ईयर में ले आना है। तो इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ देखो, रियल एनएनपी निकालनी है, और एनएनपी कौन सी मालूम है आपको? करंट ईयर की। देखिए, सपोज कीजिए मैं कहूं भाई हमारी 15 करोड़ की एनएनपी है करंट प्राइस पे। अगर 15 करोड़ की है और ये लिखा हुआ इंडेक्स, क्या लिखा हुआ है? इंडेक्स। तो बेस ईयर का इंडेक्स सपोज कीजिए 150 है, महंगाई बढ़ रही है तो इंडेक्स बढ़ जाएगा, और लेट्स से अभी इंडेक्स हो गया 60। 225/16 इज इक्वल टू 16 बन जा 16, 6 बनेगा 65, 4,
0.0 समथिंग। अब देखिए बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। जिन लोगों को समझ में आ गई ये बात तो उनको मजा आ रहा होगा कि 50 करोड़ की जो इनकम है करंट बेस ईयर पे, उसमें इंडेक्सिंग लगा करके ये बन गई है 14.01 की। क्लियर हुआ आपको? एक चीज और क्लियर हो गई आपके, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? ये भी आपके में है। हम लोग जो कवर कर रहे हैं उन कवर करने में एक कॉन्सेप्ट और है, जीडीपी डिफ्लेटर का भी कॉन्सेप्ट है, और इसका कई बार न्यूमेरिकल आता है जीडीपी डिफ्लेटर का, और 5 नंबर का आ जाता है कई बार। उसमें कुछ नहीं है, जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं उसको देखिए जरा। ये देखिए, इस चार्ट को समझ जाइए। तो अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो समझ लीजिए आप जीडीपी डिफ्लेटर समझ गए कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। आप लोगों को मुझे आंसर करना है क्यों दोनों इक्वल। क्योंकि कोई बेस ईयर जब होता है, जब वो करंट ईयर ही खुद बेस ईयर है, तो उस कंडीशन में दोनों ही जीडीपी चाहे वो रियल हो या नॉमिनल हो एक ही रहेगी। एग्जाम्पल देखिए सामने। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारी नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ती गई और रियल जीडीपी भी बढ़ती गई। अब ये कैसे बढ़ गई? ये हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता गया हो। तो यहां पर किसी चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया? 8350। लेकिन जब हम उसको रियल बेस ईयर के प्राइसेस पे ले गए तो वो घट के कितना हो गया? ये एक यूनिट का प्राइस नहीं, बहुत सारे आइटम्स को मिला के, हर एक चीज का बेस ईयर का प्राइस लेके, ऐसे ही हर एक वैल्यू को जब हमने देखा तो ये आया। और ये जो 100% यहां जीडीपी डिफ्लेटर है, ये क्वेश्चन जो निकालने को आता है, यहां ये कैसे हुआ देखिए आप। सिंपल सा है कि 8350 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू अगर 100 करते हैं तो वैल्यू आती है कितनी? 111.111.3। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसका हिसाब है कितना? 11.33। 11.33 यहां भी एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। ये सारे तो यहां ये दिखा रहा है देखो 11.33, 16.58। ये कंपैरिजन दिखा रहा है बेस ईयर के प्राइसेस से कितना चेंजेज आया। अगर हम यहां पे करते हैं तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये इंडेक्सेस दिए होंगे 5000 इंटू सपोज कीजिए यहाँ पे 140 है और करंट ईयर में आ रहा 160। तो जरा बताइए क्या निकाल के आएगा फटाफट जल्दी से। 5 लाख इंटू 14 डिवाइडेड बाई 16। ये आंसर आ गया हमारा 437,500। बैक ईयर में गए तो डाउन हो गया, और बैक ईयर में डाउन हो गया तो अभी आपको दिखाया था कि जो बैक ईयर की वैल्यू है उसको अगर उससे डिवाइड कर दें हम, जीडीपी डिफ्लेटर 5 लाख डिवाइडेड बाई 437,500, 11.428। ये जीडीपी डिफ्लेटर आ गया आपका। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। हमें सीखना है कि ये कैलकुलेट कैसे कैसे होती हैं। तो इनको कैलकुलेट कैसे कैसे होती हैं, तो इनके 3 मेथड है भाई। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में पहला है इनकम मेथड और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये पहला दूसरा से मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। 3 मेथड है बेसिकली, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। और तीसरा है प्रोडक्ट मेथड।
हमने अभी तक प्रोडक्ट मेथड की बात करी। देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल भी बताया था उसमें प्रोडक्ट ही तो बता रहा था मैं बार बार। और प्रोडक्ट मेथड में भी एक बात ध्यान रखना, इंक्रीमेंटल वैल्यू। क्या बात ध्यान में रखना? इंक्रीमेंटल वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं बार बार इंक्रीमेंटल क्यों कह रहा हूं। ये जो स्क्रीन पे इस समय एग्जाम्पल है, ये हमारा इंक्रीमेंटल मेथड का एग्जाम्पल था। आपको याद आ गया, वो लकड़ी थी, वो लकड़ी उसने 60,000 की काटी, फिर उसने 80,000 की बेची। इंक्रीमेंटल मेथड। ग्रॉस नेशनल इनकम, क्या बात करता मैं? ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। इसको समझिएगा, क्या बोल रहे हैं इसमें? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया सर। उसमें क्या करें ये देखना, प्लस टैक्सेस लेस सब्सिडीज, और यहां एंड इंपोर्ट्स, यानी कि क्या चीज हो जाए, जो NFIA था उसका एडजस्टमेंट हो जाए, और NFIA के साथ क्या हो जाए एडजस्टमेंट, टैक्स और सब्सिडी का भी एडजस्टमेंट हो जाए, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉय को सैलरी देती है, कौन कौन सी? नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड और प्रॉपर्टी की इनकम, यानी जो भी बाहर से आने वाली इनकम है उसको जोड़ लें तो जो बनता है वो नेशनल इनकम होती है, ग्रॉस नेशनल इनकम। यानी मार्केट प्राइस की जो जीडीपी है उसमें टैक्स सब्सिडी का एडजस्टमेंट कर लें और बाहर से आने वाली एम्प्लॉय की या किसी प्रॉपर्टी की इनकम को जोड़ लें तो बनती है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक हो गया? चलो आगे आ जाओ। हम बात करते हैं जीडीपी का कंप्यूटेशन। जीडीपी का कंप्यूटेशन एक्सपेंडिचर वाइज, इनकम वाइज और प्रोडक्ट वाइज होता है। प्रोडक्ट वाइज में हमने टोटल प्रोडक्शन वाला करा था और इसमें बोला था इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कौन सा बोल था? इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले जो है एक्सपेंडिचर वाला, इस मेथड को देख लो। देखो एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है और वो ये है, ये जो फॉर्मूला है आपके सामने लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का फॉर्मूला है जी। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये हो गई पब्लिक। ठीक है। दूसरा है I, ये हो गया बिजनेस पेन। तीसरा है G, ये हो गया गवर्नमेंट। यानी बाजार में कौन लोग दिखाई देते हैं? या तो आप लोग दिखाई देंगे, या कंपनी कुछ खरीदने आएगी, या गवर्नमेंट कुछ खरीदने आएगी। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? ये तो तीनों लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा कहां से आ रहा है? आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। वो खर्चा कहां से आ रहा है? खर्चा कहां से आ रहा है? खर्चा कहीं से, पैसा जेब में आ रहा है तभी तो आ रहा है। अब आप एक बात सोचिए, मान लिया कोई बहुत IAS है, IAS की सैलरी अगर हम कहें तो 1 से 1.5 लाख रुपए आती होगी, अगर कोई थोड़ा सीनियर है तो 10-5 साल वाला है। लेकिन आपको मालूम है कि 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी वाला बहुत महंगे महंगे मोबाइल हर महीने बदल दे रहा है और कपड़े बहुत महंगे पहन रहा है हाथों में, और लेडीज है तो ज्वेलरी बहुत है, तो उसकी तनख्वाह तो 1,25,000, खर्चा उसका 2 लाख रुपए महीना। ये 2 लाख रुपए कहां से आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कमाने का नहीं पता लग रहा, खर्च का भी पता लग रहा, तो समझ लो कहीं से तो आ ही रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। कहते हैं हम कमाई की तो बात ही नहीं कर रहे, कहते हैं हम तो केवल ये देखते हैं हमारा खर्चा कितना हो, और जितना खर्चा हो वो इनकम ही तो है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो। क्लियर हो गई बात ये? प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का देखो एडजस्टमेंट समझ लीजिए। हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं या इंपोर्ट ज्यादा करते हैं?
बिल्कुल सबको पता है हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमारे वहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है, सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमारे वहाँ क्या है, इंपोर्ट हो रही है। और एक्सपोर्ट जो है, तो एक्सपोर्ट क्या है, हमारे लिए इनकम है। एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। इंपोर्ट हमारे लिए क्या है, हमारी जीडीपी को, एक्सपोर्ट हमारी जीडीपी को बढ़ाते हैं, इंपोर्ट हमारी जीडीपी को, क्योंकि जितना आइटम यहां नहीं बिका वो कहां बिका, वो बाहर बिका। भाई तीन तो हम बोले कि इंडिया में मार्केट में, इंडिया के मार्केट में जो हमने खरीदा, 3 लोगों ने खरीदा, जितना सामान बचा उसको हमने बाहर बेचा, तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट है, इसीलिए वो प्लस है। इंपोर्ट का मतलब हम खर्चा तो यहां कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को मैंने इतना रोक के समझाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक्सपोर्ट प्लस करते हैं और क्यों माइनस करते हैं। ठीक है, एक बार रैपअप ले लेते हैं। कंजम्पशन में दिस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू फूड, हाउस होल्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बोलते हैं आगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कौन, देखो जो भी बिजनेसमैन होता है उसका एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो अगर मशीन खरीद के लाया तो उसके लिए क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। खर्चा तो उसका बिजली पानी का होता है, वो अलग है। ठीक है, सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है, न्यू हाउस एक्सपेंडिचर, गुड्स खरीद रहा है, तो ये बिजनेसमैन के पूरे खर्चे हैं। फिर गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट में क्या है, उसके वेपन्स खरीद रही है, पब्लिक सर्विस को सर्विस, पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं उनको सर्विस सैलरी दे रही है, मिलिट्री को कर रही है, और सारे जो हैं जितने भी हैं वो सारे खर्चे इसमें आते हैं। अब आ जाए हम इनकम अप्रोच पे। अब किस में आ गए हम लोग, इनकम अप्रोच में क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी जितनी भी सैलरी किसको जाती है, एम्प्लॉय को जाती है। आपकी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम यानी बिजनेस इनकम, और टैक्स और डेप्रिसिएशन कैपिटल। देखिए यह है सी, वही वाला सी, यह है इन्वेस्टमेंट वही वाला, और यह है जी, यानी ये तीनों लोगों की जो इनकम है वही हमारी इनकम अप्रोच है। गवर्नमेंट की इनकम कहाँ होती है, टैक्स और डेप्रिसिएशन होती है। कई बच्चे पूछते हैं डेप्रिसिएशन की इनकम कैसे होती है। आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपनी बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में दिखाते हैं या इनकम में दिखाते हैं, आप एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। तो किसी की भी एक्सपेंसेस दूसरे के लिए इनकम होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का भी दिखा दिया, वही बार बार आ रहा। देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। उसमें क्या करते हैं आप, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर जब अंदर इंपैक्ट डालेगा तो क्या डालेगा वो, प्लस। तो ये इस तरह हो जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगली हमने प्रोडक्ट अप्रोच की बात कर ली थी। अब यूटिलिटी क्या है, क्या ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, इसका क्या सब कुछ है, इधर देख लीजिए। ये पॉइंट्स में से थ्योरी का क्वेश्चन आपका आ सकता है। जीडीपी इज एन एग्रीगेट मेजर, एग्रीगेट मेजर है। किस चीज का एग्रीगेट मेजर, इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हाउ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, मैंने कहा था कोई बहुत बड़ी कंपनी कितना अर्न कर रही है और वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसके हिसाब से। ठीक है, आगे पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था। अनदर डेरिवेटिव ऑफ जीडीपी ऑल्सो डज नॉट इंडिकेट अ पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत क्लियरली मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया था। दस अ कंट्री में हैव हाई जीडीपी बट मच स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिए स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, ये उस टॉपिक का मामला आ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसको बोलते हैं स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बहुत सारे लोग जो हमारे वहाँ इंडिया में वो लेस इनकम पे हैं, यहाँ हमें कह दे कि 10,000 रुपये महीना,
ठीक है, और 10,000 से लेके यहाँ कहते 3 लाख महीना, तो इतने लोग तो इस ग्रुप में, बाकी बहुत सारी पॉपुलेशन कहाँ पर है, लेस देन 10,000 पर मंथ पे है, पर एनम या पर मंथ। ठीक है, चलो आगे बोलता है। सेकंड नंबर पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लाइक द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पॉपुलेशन, देयर कुड बी रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी से मतलब क्या है कि कुछ तो डेवलप स्टेट है, जैसे हमारा कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये डेवलप स्टेट में आते हैं। ठीक है, और वो सारी जीडीपी वही उन्हीं के हिस्से में आती है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स आर लेस डेवलप्ड। ठीक है, दिस इज वेरी ट्रू टू इंडिया वेयर रीजनल स्ट्राइफ ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात मैंने पहले बता दी थी आपको। थर्ड, हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई हायर वेलफेयर। देखो वो अभी आपने किसी ने पूछा था ना, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है, वेलफेयर इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच एनकम्पासेस डेवलपमेंट इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन। यानी डेवलपमेंट का मीन्स क्या है, हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन डेवलप हो जाए तो डेवलप मानो। इनकम डेवलप होने से कुछ नहीं। कुछ लोगों के तो घर हैं 200 करोड़ रुपए के, कुछ लोगों के घर 20,000 के नहीं है। इंडिया हैज ओवर टाइम ग्रो फ्रॉम ए लो जीडीपी नेशन टू हाई जीडीपी नेशन। हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ रही है, येट इट्स सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर आर नॉट कंपेंसरेटली फेवरेबल। उसी हिसाब से ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, देयरफॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जीडीपी शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंटेड सम काइंड ऑफ ह्यूमन। तो जीडीपी का जो वो है, हमेशा जीडीपी सप्लीमेंटेड होनी चाहिए इससे, यानी एचडीआई भी उस कंट्री का क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इफ द कंट्री इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो जीएनपी इज मोर एक्यूरेट मेजरड इन द कॉन्टेक्स्ट जीएनपी। देखो तो वहां पे क्या, जीडीपी ना देख के क्या देखना है आपने, जीएनपी। हमने पहले बता दिया था कि कंट्री में जो लोग कर रहे हैं काम, वो काम कहाँ जा रहा है, वहां से पैसा कितना आ रहा है, उसके बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट लाइक जीडीपी डज नॉट थ्रो लाइट हाउ मच द पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन जब आता है कि आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट डू नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द जीडीपी पोजिशन इन इंडिया, तो जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्या है, ग्रीन जीडीपी। देखो ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट है, जितने हमारे हिली एरियाज हैं, जो फॉरेस्ट डेंस एरियाज हैं, वो ग्रीन जीडीपी डेवलप कर रहे हैं। उनके वहाँ एक भी कार नहीं बन रही, लेकिन वो इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं कि हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को इको बैलेंस कर रहे हैं। तो जो जितने हिली नेशंस होते हैं वो ग्रीन जीडीपी की डिमांड करते हैं। कई बार कहते हैं कि भाई हम, हमारे में इंडस्ट्री नहीं है, हम कोयला नहीं दे रहे, कार्बन नहीं दे रहे ऊपर। चलो ये फॉर्मूले हैं, देखो सब में यहाँ एमपी लिखा हुआ है और सब में यहाँ एफसी लिखा हुआ है। बता दिया था, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि नेट माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, पीडीआई का पूरा बता दिया है मैंने आपको, और इसमें क्या रह गया। हाँ दोस्तों, ये मेरे हिसाब से टॉपिक मैंने पूरा कवर कर दिया है।